हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में रहेगा वो है सर्कुलर एपर्चर से फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखिए किस तरह से हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इसकी कर रखी है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स का यूज़ करते हैं, तो आपने यहाँ पर लैम्डा जो है सोर्स की वेवलेंथ कंसिडर की है और उसको आप एक बीम की फॉर्म में आने दीजिए, यहाँ पर ये एक रे की फॉर्म में आने दीजिए। उसके बाद देखिए क्या करना था, हमें ये सोर्स इन्फिनिटी पे दिखाना था। तो अगर सोर्स इन्फिनिटी पे दिखाना है तो बड़ा आसान सा काम है, इस सोर्स को आप इस कन्वेक्स लेंस की फोकस पे रख दीजिएगा। तो रख दिया हमने, एफ फोकस के ऊपर रख दिया। तो अब जो रेज निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, पैरेलल निकलेंगी, और पैरेलल आप जानते हैं इन्फिनिटी से आती हैं। ये जो पैरेलल रेज निकल रही हैं इनको अब उस सर्कुलर एपर्चर से जाने दीजिए जिससे आपको फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन करवाना है। तो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में आपने एक होल कर दिया है और यहाँ पर हमने इस सर्कुलर एपर्चर को ए बी से डिनोट कर दिया। ए बी इसका डायामीटर है। उसके बाद देखिएगा ये यूं की यूं पैरेलल चली जाएंगी। हमें तो इनको क्या करवाना है, कन्वर्ज करवाना है एक पॉइंट के ऊपर। तो उसके लिए दोबारा हमें एक लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है। आप जैसे ही लगाएंगे तो ये जो पैरेलल रेज हमारी आ रही थी दे आर गोइंग टू कन्वर्ज ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर कन्वर्ज होना स्टार्ट कर देंगे। और जब आप सर्कुलर एपर्चर का यूज़ करेंगे ना, यहाँ पे गोल से छेद का यूज़ करेंगे और इस लेंस के थ्रू जब ये पास होगी तो स्क्रीन के ऊपर आपको जो है ना ब्राइट और डार्क जो अब की बार फ्रिंजेस नज़र नहीं आएंगे, सर्कल्स नज़र आएंगे। और जो रेडियस है सर्कल्स का, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाएंगे रेडियस बढ़ता जाएगा और सर्कल्स की जो ब्राइटनेस है, जो मैक्सिमा वाले पॉइंट्स आएंगे ना, वो तो आपके डिक्रीज़ करते जाएंगे। अब डार्कनेस का किस्सा तो कुछ होता ही नहीं है। डार्कनेस तो वही बात है, जब पहले वाले ब्राइट के बाद डार्क देख लो या फिर पहले वाले दूसरे वाले ब्राइट के बाद डार्क देख लो, डार्क तो सारा का सारा डार्क है। हर जगह इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। तो यहाँ पर आपको एक सर्कल टाइप में फ्रिंजेस मिलने वाली हैं, सर्कुलर फ्रिंजेस। तो सर्कुलर एपर्चर यूज़ करने से आउटपुट में क्या मिल रही है, आपको सर्कुलर फ्रिंजेस मिल रही हैं। तो याद करना बड़ा आसान काम है कि सर्कुलर एपर्चर था और फ्रिंजेस भी कैसे मिल रही हैं, सर्कुलर फ्रिंजेस मिल गई हैं। अब देखिएगा यहाँ से जो रेज आ रही थी ये आपकी कुछ इस तरह से आ रही थी, ये यूँ आ रही हैं। तो आपकी ये जो स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन को हमें किस तरह से लगाना पड़ेगा, इस स्क्रीन को हमें कुछ इस तरह से लगाना पड़ेगा। ये स्क्रीन है आपकी। तो आप देखें तो स्क्रीन जो है आपकी वो परपेंडिकुलर द पेपर है। स्क्रीन का प्लेन ये है, यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं सर्कुलर फ्रिंजेस, यहाँ मिलेंगे आपको ये गोले। तो आपके पेपर के परपेंडिकुलर है आपकी स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और बीचों बीच ये जो आपका सर्कुलर एपर्चर का बीच है, इससे जो सेंटर से जो रेज निकलेंगी वो स्क्रीन के ऊपर जब सीधी जाएंगी तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको क्या मिलने वाला है, एक बिल्कुल ब्राइट सर्कुलर फ्रिंज मिलने वाली है जिसको यहाँ पर हम एरीज डिस्क कहेंगे। एरीज जो है साइंटिस्ट हैं और उनके नाम के ऊपर जो है एरिस डिस्क इसको नाम दिया गया है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। और उससे पहले जो है जो हमारी रेक्टेंगुलर स्लिट थी, अब तक हम पढ़ते आ रहे थे ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन इज इक्वल टू 1 पहले डार्क के लिए होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। और आप अगर थीटा, क्योंकि हमें पता है ऑप्टिक्स के अंदर जितनी भी एंगल कंसिड्रेशन होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, लाइट का जो मुड़ना है एजेस पर, ये बहुत स्मॉल होता है। बहुत थीटा का जो एंगुलर डेविएशन है दैट इज़ वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा आपका थीटा हो जाएगा, तो थीटा टेंड्स टू लैम्डा अपॉन ए। और इसी को हम एंगुलर डाइवर्जेंस कहते हैं कि एंगल लाइट जो है प्रॉपर्टी तो ये थी कि लाइट को जो है फॉर्मेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सीधा जाना चाहिए था, और लाइट जो है जिस पे से क्या कर गई, चेंज हो गई, और कितने एंगल से हो गई, आपके थीटा से हो गई, और इसको हमने एंगुलर डाइवर्जेंस नाम दे दिया है। तो यहाँ पर इसी फिगर को हमने थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश की है तो हम कैलकुलेशन कर सकें। तो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, अभी हम रे डायग्राम की हेल्प से समझा रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये है आपकी वो सर्कुलर फ्रिंज। ये कार्डबोर्ड के ऊपर आपने पूरा का पूरा एक छेद कर रखा है और ये आपके सर्कुलर फ्रिंज का क्या हो गया है, डायमीटर हो गया है।
सर्कुलर एपरेचर का। तो आपका ए से लेकर बी तक ये डायमीटर है और सी आपका जो सर्कुलर एपरेचर है, ये जो छेद आपने कर रखा है, ये जो होल बना रखा है कार्डबोर्ड में, उस होल का जो सेंटर है वो सी है। हमें पता है ए से लाइट डाइवर्ट होकर पी तक पहुंचेंगी और बी से लाइट जो है डाइवर्ट होकर पहुंचेंगी पी तक, और जो डाइवर्ट नहीं हुई वो सीधी कहाँ पहुंच गई, ओ पर। और जो डाइवर्ट नहीं हुई वो सीधी ओ पर पहुंच के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती हैं, बिकॉज दे जस्ट हैव नो पाथ डिफरेंस। और अगर उनके बीच में पाथ डिफरेंस है भी, तो वो आपके पास किस नेचर का है कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ ही गिरेगा। इक्वल पाथ इज ट्रेवल्ड बाय द रेज ओ तक पहुंचने के लिए, चाहे वो ए से पहुंच रही हो चाहे बी से आपकी मूव कर रही हो। तो यहाँ पर ए बी जो है वो सर्कुलर एपरेचर मान लिया हमने, और डी इसका डायमीटर हमने कंसीडर कर लिया। अब तक याद कीजिएगा, इसको आप एक कंसीडर करते आ रहे थे स्लिट की विड्थ को। सी आपका सेंटर ऑफ द अपर्चर है, और सी से सीधा चले जाइए तो ये आपका सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, वो आपने सेंटर ऑफ द स्क्रीन कंसीडर कर लिया है। और हमें पता है ये जो स्क्रीन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू सी ओ, सी ओ के परपेंडिकुलर हमारी ये स्क्रीन है। और हमने ये भी देखा है कि जो आपकी सीधी सीधी आ रही हैं विदाउट एनी डिफ्रैक्शन, विदाउट एनी एंगुलर डेविएशन, वो यहाँ पे ओ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती हैं। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ओ पर हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ पर मिलने वाला है आपका सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की शेप कैसी होगी, अब ये देखिएगा, यहाँ से जो रेज आ रही हैं ये यूँ आ रही हैं गोले की फॉर्म में, तो ये सारी की सारी जब पहुँचेंगी ओ के ऊपर तो इसी में तो पहुँचेंगी ना, ओ के सराउंडिंग में ही तो पहुँचेंगी ना। तो ओ के सराउंडिंग पे आपको ये सारी की सारी इस तरह से मिल रही हैं, तो आपका जो सराउंडिंग है वो सारा का सारा ब्राइट होगा। अब कितना आपकी ब्राइटनेस जो है यहाँ पर, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी सेंट्रल मैक्सिमा की, वो अभी हम थोड़ी देर में निकालेंगे। अगर मिनिमा का पता चल जाए तो मैक्सिमा की वैल्यू हम सेंट्रल मैक्सिमा की डायमेंशंस का पता लगा सकते हैं। तो हमने मान लिया कि जो सेकेंडरी वेव्स आ रही हैं जिन्होंने कोई थोड़ा बहुत एंगुलर डाइवर्जेंस शो किया है, यानी कि ये थोड़ी सी एजेस से थीटा, यहाँ पर ए से बी से एजेस से डिफ्रैक्ट हो गई हैं। तो डिफ्रैक्ट होने का मतलब क्या है, दे आर गोइंग टू बेंड अबाउट द ऑब्स्टेकल, अबाउट द एज ऑफ द ऑब्स्टेकल, तो थोड़ा सा मुड़ जाएंगी। तो कितने एंगल से मुड़ गई, थीटा से। और ये जो थीटा एंगल से मुड़ी हैं दे आर गोइंग टू फोकस बाय द लेंस एट द पॉइंट पी। तो अगर हम ये कह देते नहीं थीटा डैश से मुड़ी हैं, तो थीटा डैश से मुड़ती तो यहाँ पर कोई और पी डैश पे मिल जाती है, और आप अगर एंगल बढ़ाते जाते तो ये लाइनें ऊपर चली जाती, तो और पॉइंट्स आपको मिलते जाते। तो हमने थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट कंसीडर कर लिया स्क्रीन के ऊपर, और वो कौन सा कंसीडर कर लिया हमने, दैट इज़ पी कंसीडर कर लिया है। तो पी को हमने यहाँ पर मान लिया है कि हमारा पॉइंट है जब हमारी डायमेंशंस जो हैं एंगल और डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा है। पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स कमिंग आउट फ्रॉम ए टू बी, हमें पता है वो और कुछ नहीं है, वो आपका यही है बी से डी, यही आपका एक्स्ट्रा पाथ है जो आपकी रेज जो है पी तक जाने में ट्रेवल कर रही हैं। बी से ज़्यादा डिस्टेंस कितना मूव कर रही हैं, आपका बी डी। और आपको पता है कि बी डी और कुछ नहीं है, ये आपका क्या निकलाएगा, डी साइन थीटा निकलाएगा। तो ये हमारा जो है किसके इक्वल आ गया है, डी साइन थीटा के इक्वल आ गया। हमें तो मिनिमम इंटेंसिटी का पता लगाना है, तो ये सेम आपका वही है जैसे आपने सिंगल स्लिट के अंदर किया था। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन की वैल्यू यहाँ ज़ीरो मत रख दीजिएगा, क्योंकि ज़ीरो रख दिया तो ये सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। और आपको पता है डी एपरेचर की डायामीटर तो ज़ीरो था नहीं, इसका मतलब एंगल ज़ीरो हो जाएगा। और अगर एंगल ज़ीरो है, एन ज़ीरो होने से एंगल ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। तो एन इज़ इक्वल टू वन से स्टार्टिंग कीजिएगा, ज़ीरो से मत कीजिएगा। तो आपको एन इज़ इक्वल टू वन जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाना है, डी साइन थीटा इज़ इक्वल टू लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, और ये मिनिमम की कंडीशन आ जाएगी, डार्कनेस की कंडीशन आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपको ब्राइटनेस की कंडीशन चाहिए तो वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू से। और हमें पता है कि यहाँ पर एन की जगह जो है ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि लैम्डा बाई टू जो है वहाँ पर आपको कोई भी मैक्सिमा नहीं मिल रहा है। तो पहला मिनिमा ही अगर लैम्डा पे मिल रहा है तो
मैक्सिमा आगे मिलेगा ना लैम्डा से आगे, तो लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में मिलेगा। पॉइंट पी जो है मिनिमम इंटेंसिटी का हो जाएगा आपके पास, देन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ओ एस पी फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस। और ये आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, अगर पी पॉइंट पे जिस पे ये थीटा एंगल की वजह से सारी रेज मिल रही हैं, अगर हमारी ये कंडीशन पूरी हो जाती है, एन इज़ इक्वल टू 1 रख दीजिएगा, तो डी साइन थीटा इज़ इक्वल टू लैम्डा के इक्वल, और थीटा आपका ये वाला एंगल हो गया। तो हमें पता पी पॉइंट पे हमें मिलने वाला है क्या, मिनिमा डार्कनेस। पी पॉइंट पे डार्कनेस मिल गई। पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर था, एक्स डिस्टेंस पे था। तो अब आपके पास जो फ्रिंजेस आ रही, जो लाइट आ रही है वो कैसे आ रही है, वो तो यूँ आ रही है ना। तो यहाँ से आपका सर्कुलर एपरेचर है गोल गोल सा, तो इस पॉइंट से डाइवर्ट होके पी पे आ गई, इधर से भी पी पे आ गई। तो ये जब आप देखेंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको कुछ इस तरह से मिलने वाले हैं कि ये स्क्रीन यूँ रखी गई है ना आपकी, परपेंडिकुलर रखी गई है, इस तरह से है। तो आपका ये अगर सेंटर है तो इसके चारों तरफ हमें पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो ये हमें ओ के चारों तरफ एक्स डिस्टेंस के ऊपर हर जगह पर क्या मिलने वाली है, डार्कनेस। तो ड्यू टू दिस शेप, क्योंकि देखिए डिफ्रैक्शन जो है सर्कुलर फ्रिंज से, ये आपकी सर्कुलर फ्रिंज है, तो एज तो सारी जगह ही होंगे ना। अगर मैं ये कंसिडर कर लूँ कि ये सर्कुलर फ्रिंज है, तो एज तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हमारा एज तो यहाँ पे भी है, तो हर जगह से ही तो डिफ्रैक्शन होगा। तो हर जगह से डिफ्रैक्शन होगा तो लाइट जो है पी 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 ये सारी जगह के ऊपर पहुँच जाएगी। तो ये शेप हमें मिलने वाली है। तो ये देखिए पूरा पोर्शन तो क्या रहेगा मेरा, ब्राइट रहेगा, क्योंकि डार्कनेस यहाँ मिलनी स्टार्ट हुई है। तो एक्स डिस्टेंस के ऊपर हर जगह पर हमें क्या मिलेगी, डार्कनेस। जब आपने एन इज इक्वल टू 1 रखा, कौन सी कंडीशन में, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा की कंडीशन में जब आपने रखा। अब जो सेंट्रल मैक्सिमा हमें मिला है उसको हमने एक नाम दे दिया है, उसको हमने नाम दे दिया दैट इज एरिस डिस्क, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर। उसको चारों तरफ से क्या कर रखा है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ने घेर रखा है, तो उनको हमने नाम दे दिया दैट इज एरिस डिस्क। तो अब देखिएगा ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका सेंट्रल मैक्सिमा, इसको तो हमने एरिस डिस्क कह दिया। फिर उसके बाद ये हो गई डार्क आपकी, फिर ये हो गई आपकी ब्राइट, ये हो गई डार्क, फिर आपकी ब्राइट आ गई। इनको हमने एरिस रिंग कह दिया। तो ये आपकी एरिस रिंग है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। अब आफ्टर दिस सेंट्रल मैक्सिमा, इस सेंट्रल मैक्सिमा के बाद या इस बीच वाले ब्राइट जो है सर्कल के बाद, इंटेंसिटी ऑफ डार्क रिंग इज ज़ीरो। इंटेंसिटी डार्क रिंग की तो ज़ीरो रहेगी, एंड इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट रिंग्स डिक्रीजेज ग्रेजुअली एज वी मूव आउटवर्ड्स फ्रॉम ओ। तो आप ये देखिएगा जैसे जैसे हम ओ पॉइंट से दूर होते जाएंगे, यहाँ पर इस वाले पोर्शन की इंटेंसिटी ठीक है ज़्यादा होगी, लेकिन इस वाले से ज़्यादा होगी ना कि इस वाले से ज़्यादा होगी। तो मैं इसको ये कह दूँ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इसको मैं कह दूँ सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा इज़ लेस ब्राइटर एज कंपेयर टू द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये जो फर्स्ट वाला है ये सेंटर से भी कम ब्राइट होगा। तो या जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वो पॉइंट से, तो ये चलता जाएगा। अब ये कैसे डिस्क्राइब करें कि ये लगातार जो इंटेंसिटी है वो कम क्यों होती जा रही है जैसे जैसे आप ओ से मूव करते जा रहे हैं, ये हम विद द हेल्प ऑफ बेसल फंक्शंस जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके ये जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है इन द टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शन हम देंगे यहाँ पे। बेसल फंक्शन क्या है, बेसल फंक्शन आपका ये जो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप ये देखिए एक्स स्क्वेयर टी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, एन इज इक्वल टू आपका 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या नाम देते हैं, बेसल फंक्शन कहते हैं। तो ये आपको, आप इसको सिलेंड्रिकल फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं या जब हम ड्रॉ करते हैं, दैट कम्स आउट लाइक अ डैम्पिंग साइन वेव। तो बेसल फंक्शन की फॉर्म में इंटेंसिटी है,
बेसल फंक्शन क्या है? वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और बेसल फंक्शन को जब इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, उसको जब हम देखेंगे तो वो कुछ नहीं है, वो एक तरह से डैम्प्ड साइन वेव है। तो ये रहा हमारा बेसल फंक्शन, और ये हमारा वेरिएबल है जिसके ऊपर हमारा बेसल फंक्शन डिपेंड कर रहा है। तो ये देखिए लगातार बेसल फंक्शन क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसी तरह से हमारी इंटेंसिटी भी क्या करती जाती है, डिक्रीज़ करती जाती है, क्योंकि इंटेंसिटी इस तरह से बेसल फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। I इज इक्वल टू आई नॉट टू J1, और फंक्शन किसका है, v का, और v, और यहाँ पर इसका क्या है, होल स्क्वायर है। और v क्या है, v और कुछ नहीं है, v आपका फेज डिफरेंस है। ये 2 पाई अपॉन लैम्डा और d साइन थीटा, जहाँ पर ये जो d है वो आपकी सर्कुलर एपरेचर जो है उसका डायमीटर है। इंटेंसिटी आई नॉट जो सेंटर पर यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0, या कहिए एट ओ पर जो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी थी वो यहाँ पर आपके पास आई नॉट है। तो ये इंटेंसिटी क्यों डिक्रीज़ करती जा रही है, बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन डिक्रीज़ करती जा रही है। तो इस फंक्शन को जब आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इंटेंसिटी इस तरह से हमारी क्या करती जाएगी, डिक्रीज़ करती हुई चली जाएगी। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन ये थोड़ा मुश्किल हो गया, इसी कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। सेकंड लेंस इज़ वेरी नियर बाय टू द एपरेचर, तो वही कंडीशंस जो हमारी रेक्टेंगुलर स्लिट के अंदर लगी थी, सिंगल स्लिट के अंदर, कि थीटा बहुत छोटा लिया जाता है, ऑप्टिकल एंगल्स बहुत स्मॉल माने जाते हैं, तो साइन थीटा इज गोइंग टू बी थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन एफ। फोकल लेंथ डी के बराबर हो जाएगी, स्लिट और स्क्रीन के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो आपका डी साइन थीटा लैम्डा के इक्वल भी था। मिनिमा यहाँ पर मिल रहा था, मिनिमा एक्स पोजिशन पे मिल रहा था हमें, तो एक्स पोजिशन पे मिल रहा था तो हमने लिख दिया यहाँ पर एन इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा थीटा बन जाएगा आपका, और ये यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में डी हो जाएगा। तो एक्स अपॉन एफ टेंजेंट थीटा वाला और साइन थीटा वाला लैम्डा अपॉन डी, इनको इक्वेट कीजिए तो एक्स पर हमें मिल रहा है डार्क पॉइंट। तो एक्स इज़ रेडियस ऑफ एरिस डिस्क, क्योंकि ये वो ब्राइट की बाउंड्री है, क्योंकि ये डार्क हो गया तो अंदर सारा का सारा क्या होगा, ब्राइट, जिसको आप एरिटिस कह रहे हैं। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग इज स्लाइटली मोर देन दिस, लेकिन ये इतनी नहीं आई जितनी कि ये निकाल रखी है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि एकदम से डार्क नहीं हो रहा, वो कुछ इस तरह से हो रहा है, इस तरह से फंक्शन में चेंजेस आएंगे, बजाय कि ये एकदम से हमने एक्स इज इक्वल टू एफ लैम्डा अपॉन डी कर दिया। तो एरीज ने क्या किया, थोड़े चेंजेस, कुछ करेक्शंस की हैं। तो उसके अजम्पशन के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू जो है एफ लैम्डा अपॉन डी ना होकर 1.22 एफ लैम्डा अपॉन डी है। लेकिन ये सिर्फ हमारे किसके लिए है, फर्स्ट मिनिमा के लिए है, ये फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन के लिए है, हैंस डी। अब यहाँ देखिए आपका जो ब्राइटनेस वाला बीच वाला रिंग है वो किस पर डिपेंड कर गया, वो डी पर डिपेंड कर गया, डायमीटर ऑफ द एपरेचर। वो जो होल आपने कर रखा है हार्डबोर्ड के अंदर, अगर आपने उस होल का डायमीटर बढ़ा दिया ना, तो हमारा जो सेंटर के ऊपर वो ब्राइट रिंग बन रहा था ना, उसकी रेडियस या उसका जो डायमीटर है दैट इज़ गोइंग टू डिक्रीज। तो जितना बड़ा आप अपर्चर रखेंगे, यहाँ पर जितना बड़ा अपर्चर रखेंगे तो इसका मतलब डी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो स्क्रीन के ऊपर ये जो ब्राइट मिलने वाला है ये कम कम होता हुआ चला जाएगा, बिकॉज एक्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तो ये आपका था जो है फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन इन केस ऑफ सर्कुलर एपरेचर।